दुनिया का लगभग 25% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और देखिए यहाँ आज के अमेरिका या चाइना की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं 16वीं शताब्दी के मुगल भारत की। बिल्कुल। और उस बेहिसाब दौलत ने दिलों पर राज करने के लिए सिर्फ तलवारें नहीं उठाईं, उन्होंने पत्थर और रंग का सहारा भी लिया। सही कहा। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मकसद यही है, हम विभिन्न ऐतिहासिक लेखों का विश्लेषण करके समझेंगे कि कैसे एक विशाल साम्राज्य की आर्थिक शक्ति यानी उनका पैसा उनकी कला और इमारतों के रूप में उभर कर सामने आता है। हाँ, और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कला सिर्फ सुंदरता का प्रतीक है, पर दरअसल ये किसी भी साम्राज्य के खजाने की एक खुली किताब होती है। अगर हम अकबर के दौर के आर्थिक दस्तावेज देखें तो उस वक्त इकोनॉमी एक प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में थी। एक मिनट, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से यहाँ मतलब है कि वहाँ बड़ी मशीनें नहीं थीं, पर हजारों हाथकरघा या छोटे कारखाने मिलकर एक मास प्रोडक्शन नेटवर्क चला रहे थे, राइट? एकदम सही पकड़ा आपने। बंगाल से जो सूती कपड़ा पूरी दुनिया में जा रहा था और जमीन से जो राजस्व आ रहा था, उसे इतना पैसा आया कि फतेहपुर सीकरी जैसी लाल बलुआ पत्थर की विशाल इमारतें खड़ी हो गईं। इसे तो एक बेहद सफल स्टार्टअप की तरह समझा जा सकता है। जैसे अपने पीक पर कोई कंपनी एकदम ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। सही मायने में यही हुआ था। क्योंकि देखिए, सुल्ताने दौर में जहां लोग अक्सर पुरानी इमारतों के बचे हुए हिस्सों को जोड़कर काम चलाते थे, वहीं मुगलों ने सब कुछ शून्य से बनाया, जैसे छतरी और झरोखा जैसी नई शैली। बिल्कुल। जमीन और व्यापार से आने वाले भारी पैसे ने ही उन्हें यह आत्मविश्वास दिया। और जब ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, तब ध्यान विशालता से हटकर बारीकी पर आ गया। अच्छा, यानी जहांगीर का दौर, जिसमें मिनिएचर पेंटिंग्स यानी बेहद छोटी और डिटेल चित्रकला अपने चरम पर थे। हाँ, उस्ताद मंसूर जैसे कलाकारों को ही देख लीजिए। उन्होंने डोडो और साइबेरियन क्रेन जैसे पक्षियों के इतने सटीक चित्र बनाए कि लगता है जैसे किसी वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप से देखकर बनाया हो। पर इन दस्तावेजों में अबुल हसन का भी जिक्र आता है। उसने तो चियारोस्क्यूरो टेक्निक का इस्तेमाल किया था ना, जिसमें लाइट और शैडो का खेल होता है ताकि तस्वीर 3D लगे। हाँ, ये असल में एक यूरोपियन टेक्निक थी। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या इस तरह बाहर से टेक्निक लाने पर मुगल कला अपनी मूल पहचान नहीं खो रही थी? मतलब क्या कलाकार सिर्फ कॉपी कैट नहीं बन गए थे? ये उलझन लाजमी है, पर कलाकारों ने ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ वो टूल चुरा लिया जो उनकी जरूरत का था। इसे एक फ्यूजन की तरह देखना चाहिए। जैसे वो जहांगीर एम्ब्रेसिंग शाह अब्बास वाली मशहूर पेंटिंग। सही कहा आपने। उसमें यूरोपियन 3D पर्सपेक्टिव और शैडोज जरूर हैं, पर स्टाइल और मैसेज पूरी तरह पर्शियन और मुगल है। यहाँ कला सिर्फ सुंदरता नहीं थी, बल्कि राजनीतिक दबदबा दिखाने का तरीका थी। रिसे राजनीतिक दबदबे को तो शाहजहां ने एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। उसने सब कुछ बिल्कुल नाप तोल कर एकदम सिमेट्रिकल और फॉर्मल कर दिया। बिल्कुल। लाल पत्थर की जगह पूरी तरह चमकते सफेद मार्बल ने ले ली। और ताजमहल जैसी इमारतों में दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी बनावट, जिसे बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। और शाहजहानी कॉलम का डिजाइन उभर के आया। उसके साथ एक और बड़ा आर्किटेक्चरल बदलाव था। पहले सल्तनती दौर में अरेबिस्क डिजाइन चलते थे, पर शाहजहां के आते आते पीटरा दुला का बोलबाला हो गया। पीटरा दुरा, जिसमें कीमती पत्थरों को घिसकर मार्बल के अंदर ऐसे फिट किया जाता है जैसे वो पत्थर उस मार्बल का ही हिस्सा हो। हाँ, एक एक फूल को बनाने में हजारों छोटे पत्थरों को जड़ना, ये खर्चीलेपन की ऐसी चरम सीमा थी जो उससे पहले कभी नहीं देखी गई। चित्रकला में भी असली सोने की चमक और फॉर्मल पोर्ट्रेट्स आम हो गए। पर एक बात मुझे परेशान करती है, इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी और परफेक्ट सिमेट्री के चक्कर में क्या जहांगीर के दौर वाली कला की आत्मा कहीं गायब नहीं हो गई, जैसे सब कुछ एक कठोर फ्रेम में कैद हो गया हो? देखिए, आम लोगों को ये फॉर्मल जरूर लग सकता है, पर शासकों के दिमाग में ये एक डिवाइन ऑर्डर था, यानी एक ईश्वरीय नियम, जहां हर चीज को कंट्रोल में रखना जरूरी है। ओह वाओ, तो चारबाग के सिमेट्रिकल बगीचे इसीलिए थे ताकि धरती पर स्वर्ग जैसा एहसास हो सके। एकदम सही। ये परफेक्शन साम्राज्य की पावर का प्रतीक थी, जो देखने वाले पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करती है। पैसों की रेलपेल थी, तभी नए पत्थर और तकनीकें अस्तित्व में आ सकी। तो इस चर्चा से श्रोताओं के लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि कला सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, ये उस दौर की आर्थिक स्थिति और शासकों की मानसिकता का सबसे बड़ा सबूत होती है। बिल्कुल। इन इमारतों में उस वक्त की बेहिसाब दौलत छिपी है। पर एक आखिरी विचार जो इस सब के बाद दिमाग में अटक जाता है,
जब शाहजहां ने इतने विशाल, बेहद खर्चीले और एक्सट्रीम परफेक्शन वाले महल बनवाए और पैसा एक जगह सेंटर कर दिया, तो क्या यही आर्थिक बोझ आगे चलकर इस विशाल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना? ये सच में आगे पढ़ने और सोचने का एक बेहतरीन विषय है।